जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल, करता हूँ आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों इस समय भारत में अगर हम थोड़ी राजनीति की बात करें, तो विपक्षी एकता की बात जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। अब विपक्षी एकता की बात कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी परिणति क्या होगी, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो बात 2014 में शुरू हुई थी, उसकी परिणति, उसकी पूर्णाहुति कब होगी, इसका समय तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन असली खेल जो है, वो 2024 में शुरू होगा, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। और जो लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो लोगों का सिर्फ फुटअव्वल आपको 2024 मई में देखने को मिल जाएगा। इसका छोटा जो ट्रेलर है, वो 2019 में भी देखने को मिला था और अब ये 2024 में देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, ये जो मैं कह रहा हूँ कि असली खेल तब शुरू होगा और उस खेल के बाद में अगले 10 वर्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे। मैंने कल भी अपने एक वीडियो में कहा था, आज भी कहता हूँ, या तो हम इस पार चले जाएंगे या हम उस पार चले जाएंगे। या तो हमारी परिणति अखंड भारत के तौर पे होगी या फिर हम एक इस्लामिक देश बनने की कगार पर चले जाएंगे। मैं यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि भाई मोदी का विरोध करना बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि सरकारों से बहुत सारी गलतियां होती हैं, उनका विरोध करना भी जरूरी है, उन पर दबाव बनाना भी जरूरी है, लेकिन भारत में राजसत्ता की हमेशा से बड़ी आवश्यकता रही है और राजसत्ता को कभी थोड़ा बहुत अलग करके नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात, भारत में चक्रवर्ती सम्राटों की भी अपनी एक परंपरा रही है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि अगर केवल एक पार्टी, केवल एक व्यक्ति अधिनायक की तरीके से मैदान में रह जाएगा, वैसे अधिनायक का जो सही अर्थ होता है वो निरंकुश होता है, लेकिन अगर ये निरंकुश ही अर्थ लगाया जाएगा तो हमारे जनगण मन अधिनायक जय हिंद में उस अधिनायक का अर्थ क्या रह जाएगा। इसलिए मैं इस अधिनायक का प्रयोग करता हूं। और अगर ऐसे में एक चक्रवर्ती सम्राट हमारे बीच में आता है जो अगले 15 वर्षों तक शासन करता है, तो उसके बाद में, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन की गति होती है बड़ी मंथर होती है, बहुत धीरे होती है, नजर भी नहीं आता है। ये ठीक वैसे ही है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर पूरी की पूरी घूम जाती है, लेकिन क्या आपको चक्कर आते हैं? 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, लेकिन क्या आपको चक्कर आते हैं? आपको कभी लगता है क्या पृथ्वी के इस जो पूरे गोला है, एक पूरा भूगोल है, एक गोल पृथ्वी है, उसमें अगर आप के पैर ऊपर होंगे और आपका सर नीचे होगा, क्योंकि आपको क्या पता है कि आकाश की इस पृथ्वी के किस भाग पर आप खड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो लगातार घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। इतनी मंथर गति से ये घूमना है कि द ऑल वर्ल्ड, द ऑल यूनिवर्स इज इन रिदम। एक रिदम में ये काम हो रहा है और उसी रिदम के चलते कभी धारा 370 होती है, कभी राम मंदिर होता है, कभी आईएनएस विक्रांत होता है, कभी सेंट्रल विस्टा होता है, कभी विंध्यवासिनी मंदिर होता है, कभी महाकाल की बात होती है, तो कभी काशी प्रयागराज की बात होती है। और ये बात ध्यान में रखें कि ये सब लॉलीपॉप नहीं है, लॉलीपॉप बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लॉलीपॉप होते तो छटपटाहट उतनी नहीं होती सामने वाले खेमे में जितनी नजर आ रही है। और दूसरी बात, जो हिंदू राष्ट्र की बात हम लोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र को घोषित करना ये बड़ी बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र को बनाना ये बड़ी बात है। और उस बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जिस तरीके से अभी जो एक कर्तव्य पथ नाम रखा गया राजपथ का, ये बात बहुत पहले से चली आ रही है। इवन की राज तो चला गया, ब्रिटिश राज तो चला गया, तो उस राजपथ का नाम जो है वो बदलना चाहिए। किसी ने कहा कि आजाद हिंद पथ होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी पथ होना चाहिए, इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इवन सेंट्रल विस्टा के बारे में कहा जाता है कि सेंट्रल विस्टा का नाम अंग्रेजी में क्यों रखा गया। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जब इसके इर्द गिर्द का पर्दा हटेगा, सेंट्रल विस्टा का नाम भी बदल के कुछ और हो जाएगा। और जब ये पर्दा हटेगा, लोगों को दिखेगा, तब लोगों को मालूम चलेगा, हम सबको मालूम चलेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ये क्या कर दिया, ये क्या बना दिया। ये जो बस भारत की संसद भी जो एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, एक वो पैमाना जिसे हम आज तक भी ढो रहे थे, एक नई संसद, भारत का भवन, भारत भवन, भारतीयों के द्वारा बनाया गया भवन, वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ये लोग जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, जिसका अगुवा नीतीश कुमार बन रहे हैं, सोचिएगा इस नीतीश कुमार के 27 साल में से राजनीति में से 23 साल की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है। और उसमें भी आज ये पार्टी की जो सरकार है, मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर के इनके 6 विधायक हैं और 6 विधायकों में से 5 तो जैसे ही इन्होंने विपक्षी एकता का सुर लापा, एक तरीके से बिस्मिल्लाह किया जिसे कहते हैं,
वो बिस्मिल्लाह करते ही 6 में से 5 तो बीजेपी के पास चले गए। और ये वो अगुवा हैं जिनकी खुद की सरकार जो है बिहार में, वो तेजस्वी यादव के रहमो करम पर चल रही है। जिस दिन तेजस्वी यादव के मन में आएगा कि मेरे को सीएम बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, उस दिन वो सरकार गिर जाएगी। और किसका आशीर्वाद लेकर के आते हैं? सजा याफ्ता, चारा घोटाले वाले लालू यादव का आशीर्वाद पाकर के नीतीश कुमार निकलते हैं। फोटो खिंचवाने किसके साथ जाते हैं? राहुल गांधी के पास में, जो खुद जमानत पर रिहा है। 2018 में कर्नाटक में एक जब जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी, 18-19 जो है विपक्षी पार्टियां जो है साथ साथ आई थी, हाथ उठाकर के खड़े हुए थे सब लोग और बड़ा जमावड़ा हुआ था। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें। उसके बाद 2019 में कलकत्ता में भी ममता बनर्जी जो है वहां पर भी एक जमावड़ा हुआ था। क्या हुआ इन सब चीजों का? सोच करके देखिएगा किस तरीके से चीजें चल रही हैं। केसीआर जो है वो क्या बात करते हैं कि गैर भाजपा और आईएनसी की बात होगी और आम आदमी पार्टी की बात होगी, तेजस्वी यादव की बात होगी, अखिलेश यादव की बात होगी। मैं यहाँ पर आपको ये भी बात बताता चलूं, एक छोटी सी बात, इस बात को समझिएगा कि भारत का मतदाता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, भारतीय मतदाता और शतरंज का खिलाड़ी। शतरंज में जिस तरीके से कोई खिलाड़ी जो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ता है और आगे की कई चालों को समझता है, भारतीय मतदाता वैसा ही है। और भारतीय मतदाता के सामने कोई भी राजनेता बड़ा नहीं है। और इसीलिए वो मतदाता ये जानता है कि हमें राज्यों में किसे वोट देना है और केंद्र के लिए किसे वोट देना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब पंजाब में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो पंजाब में खारिज कर दिए जाते हैं विधानसभा के लिए, आम आदमी पार्टी जीत जाती है। वही आम आदमी पार्टी जो 2 बार दिल्ली का चुनाव लड़ती है, एक बार 67 सीट जीतती है, एक बार 62 सीट जीतती है। लेकिन दोनों ही बार के साथ साथ में 2 बार जब लोकसभा के चुनाव वहां पर होते हैं तो उन्हें कितनी सीट मिलती है? भारतीय मतदाता इतना समझदार है कि उसे मालूम है कि विधानसभा में किसे आगे बढ़ाना है और लोकसभा में यानी कि केंद्र की सरकार, चक्रवर्ती सम्राट किसे बनाना है। और ये लोग जो हैं ये विधानसभाओं में अपने अपने राज्यों में जरूर ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन जब देश की सत्ता की बात आती है, देश को चलाने की बात आती है, तो बात जो है वो जरा बदल जाती है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, सांप्रदायिक ये शब्द जो है वो पहले बहुत उपयोग में आया करता था। अब सांप्रदायिक की जगह जो है ये सांप्रदायिक नहीं बोलते, ये बोलते हैं बहुसंख्यकवाद, यानी कि मेजिटेरियनिज्म की तरफ जो है वो भारत बढ़ रहा है। ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब इसकी काट जो है, हालांकि सीएए जो है, सिटीजनशिप एक्ट जो है, वो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, बट इवन उसी एक्ट में ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर जो मेजोरिटी में है, यानी कि जो हिंदू भाई हैं, वो पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी में है। तो अगर आप यहाँ मेजिटेरियनिज्म को मानते हैं तो वहां भी आप अपनी उनकी माइनॉरिटी को साथ में लेकर के चलिए, और उनकी माइनॉरिटी जो यहाँ मेजोरिटी है उसे हम साथ में लेकर के आते हैं यहाँ पर, तो आपको आपत्ति क्यों होती है? इस बात की काट विपक्षियों के पास में नहीं है। वो केवल हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और दूसरा इसके बाद में कोई बहाना होता नहीं है। दूसरी बात, इस समय जब गुरु गोलवलकर की बात आती है, बंच ऑफ थॉट्स की बात आती है, दैट इज विचार नवनीत, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी गुरु गोलवलकर की नीतियों से काफी आगे बढ़ चुका है। और आज जब नरेटिव की बात आती है तो जब तक आप नरेंद्र मोदी के नरेटिव की काट नहीं ढूंढते तब तक आप बात आगे नहीं बढ़ा सकते। बीजेपी ने सभी को आइकॉन्स को तो अपना लिया है। इस समय जितनी भी चीजें चल रही हैं वो 2 लोगों के इर्द गिर्द चल रही हैं। एक है बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे हैं सरदार पटेल, यानी कि उनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। एक बात और करते हैं हम कि नए भारत जिसकी बात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को की थी, नए भारत ने किस तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया है, उसे अप्रासंगिक बना दिया है। आज आजादी किसने दिलाई, देखिए इस बात पर अगर हम बहस करेंगे तो बहुत सारी बात होगी। कोई को लोग कहेंगे गरम दल की बात, कुछ नरम दल की बात करेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात आएगी, गांधी नेहरू की बात आएगी, वीर सावरकर की बात आएगी, मदन लाल धिगड़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, बहुत सारी बातें आएंगी। अंतहीन बहस इसके बारे में की जा सकती है कि आजादी किसने दिलाई, लेकिन आजादी के गुलामी के जो हमारे प्रतीक चिन्ह है उनसे हमें मुक्ति दिलाने का अभियान किसने छेड़ा और उसमें कील किसने ठोकी। आईएनएस विक्रांत के रूप में तो ताजा ताजा उदाहरण आपके सामने है। राजपथ को कर्तव्य पथ बदलने की इस बात से ताजा ताजा उदाहरण आपके सामने है। यहां पर बहस नहीं होती है, बिकॉज देयर इज ओनली वन नेम
एंड द नेम इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस बात को हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा। ये बातें मैं सारी की सारी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बिकॉज हम नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक हैं या भाजपा के समर्थक हैं। बात यह है कि हमें हिंदू हित की बात करनी है। बात यह है कि हमें देश हित की बात करनी है। और जब देश हित की बात करते हैं तो आप किसी राजनेता को नकार नहीं सकते। अगर आप नकारेंगे तो आप खुद एक गलत दिशा में किसी को लेकर के जा रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि आप पत्रम पुष्पम की बात करते हैं, अगर आप भाजपा के समर्थक होकर के चैनल को चलाएंगे तो फिर आपको बीजेपी की आईटी सेल से जो है वो अमाउंट मिल सकता है। बढ़िया बात है, अगर ऐसा अमाउंट मिलता है तो हमारा स्टूडियो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम भी थोड़े समृद्ध हो जाएंगे, हमारा चैनल समृद्ध हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल पे कोई फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाई नहीं देते हैं, 2-3 एडिटर्स हम लोग रख लेंगे, एक टीम बन जाएगी, स्टाफ हो जाएगा, थोड़ा ऑफिस बड़ा हो जाएगा, यहीं पर 2 लोगों को बुला करके हम इंटरव्यूज भी कर पाएंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीजें नहीं होती हैं। वो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि बात हमें देश हित की करनी है, बात हमें हिंदू हित की करनी है। और ये हिंदू हित की बात करते करते मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत मंथर गति से होते हैं। और ये मंथर गति देखने में नहीं आती क्योंकि एक रिदम में होती है। बहुत सारी घटनाएं जो अभी हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो अंकिता के रूप में हो, ध्रुव त्यागी के रूप में हो, रिंकू शर्मा के रूप में हो, कन्हैया लाल के रूप में हो, अगर ये सरकारें नहीं होती तो ये मान के चलिए कि कितने बंगाल और कितने कश्मीर हमें इस समय हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे होते। और जिन कुछ नामों की चर्चा मैंने आपसे की, ये नामों की चर्चा ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रही थी, बस बात यह है कि वो जानकारी में हमारे नहीं आ रहे थे। लेकिन ये जितने नाम हैं उनसे बहुत गुना, दशकों दसों दसों गुना आप कर लीजिएगा, वो दसों गुना नाम, दसों गुना वाकये जो हैं, इंसिडेंट्स जो हैं, वो हमारे देश में घटित होते हुए हमारे और आपके आसपास हमें नजर आ रहे होते। और कई लोग जो हमें देख सुन पा रहे हैं शायद उनके साथ में भी हो रहे होते। शासन के कारण से हम किसी न किसी तौर पर बचे हुए हैं, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। उन पर दबाव बनाना, उनको ठोकर देकर के आना, जब आप गलती कर रहे हैं, नुपुर शर्मा के मामले में हो, टाइगर राजा सिंह के मामले में हो, तो आपको पूरे तरीके से उनके लिए जो कर सकते हैं वो बोलना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी ही काट कर डालें और सामने वाले को फायदा दिलाएं। बट इवन देन 2024 के मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कह सकता हूं, इन 2024 इट इज वन हॉर्स रेस, केवल एक ही घोड़ा मैदान में होगा। देयर इज वन पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा हमें सामने नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या आगे जाकर के योगी हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो, कोई भी हो, बात यह है कि देश हित की बात हो, हिंदू हित की बात हो, धर्म की बात हो, हिंदू राष्ट्र की आप घोषणा करें न करें, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के पथ पर आप अग्रसर हो जाएं, उस कर्तव्य पथ पर आप अग्रसर हो जाएं, तो ऐसे में वो विजय पथ की वो वरमाला चाहे आपके गले में हो, लेकिन फिर भी हर भारतवासी ये समझेगा कि एक नरसिंह उसके अंदर भी है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको लगता है देश और हित के लिए, देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें पत्रम पुष्पम धर्मांश के माध्यम से सहयोग जरूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।